नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इसके पिछले वीडियो में हमने आपको सॉल्यूशन प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये सारी बात बताई और मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नस्ट इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। तो याद रखिएगा, एक छोटी सी हेडिंग है, आप याद रखिए इस बात को, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे वैरी करता है, हम सभी लोग इस वीडियो में इसको जानेंगे। और आप सभी लोग याद रखिएगा, इसको बताने वाला एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है नस्ट, और इसने एक अपना क्या बनाया, इक्वेशन बनाया, और उसी इक्वेशन की हेल्प से हम सभी लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इन सारी बातों को समझते हैं। जिसमें आप ध्यान दीजिएगा, नस्ट इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, और आज हम उसी नस्ट इक्वेशन को हम बताएंगे कि हम उसे कैसे डेरिवेट करते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मेरी बात इस ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी के सभी न्यूमेरिकल्स इसी नस्ट इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। तब आप खुद समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नस्ट इक्वेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे डेरिवेट करते हैं, कैसे बताते हैं, हम उस पर आते हैं। देखिए, आपको हम बताने से पहले एक बात बता रहे हैं, हम सभी लोगों को इसका डेरिवेशन पेपर में आता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम डिराइव कर रहे हैं कि हम इसको कैसे डेरिवेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी इसका डेरिवेशन आ गया तो आप कैसे करेंगे, तो जो जो स्टेप मैं बता रहा हूं आप उसको फॉलो करिए। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, और हम थर्मोडायनेमिक्स से ही एक इक्वेशन लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। आप थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन देखे होंगे, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT, और लॉग में क्या था, Q, इतना था। और अगर हम यहाँ पे इन सारी बातों को ध्यान में रखें कि डेल्टा जी हमारे पास क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि डेल्टा जी ये क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंजिंग। ध्यान दीजिएगा, एट एनी कंडीशन, इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये केवल स्पेशल कंडीशन के लिए नहीं है, किसी भी कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी चेंजिंग की बात की जाती है। डेल्टा जी नॉट जो है, अगर हम देखें तो ये आपके पास है गिव्स फ्री एनर्जी चेंजिंग एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, वो कौन सी है, स्टैंडर्ड कंडीशन। और अभी आपको मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। आपके पास ध्यान दीजिएगा, आर आपके पास क्या है, सबको पता है, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहां पे टी आपके पास क्या है, टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास है टेम्परेचर रहेगा वो हमेशा इसकी यूनिट आप किस में लेंगे, केल्विन। इसकी यूनिट हमेशा आप किस में लेंगे, केल्विन में। और क्यू क्या है, ये सभी को पता है कि ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है, जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। जनरली यही होता है। तो आपको मैंने इक्वेशन बताई, ये सारी चीजें क्या है मैं उसको बता रहा हूं, ठीक है। आप सभी लोगों को एक थोड़ा सा फॉर्मूला मैं साइड में बता देता हूं। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, और केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर आपको याद हो तो एट इक्विलिब्रियम आपने वहां एक फॉर्मूला पाया था। यहां पर देखिए, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में डेल्टा जी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंजिंग एट एनी कंडीशन। अब वो कंडीशन में अगर इक्विलिब्रियम पे ला दूं तो वो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वहां पे क्यू आपका हो जाएगा केसी के बराबर। तो आप बताइए डेल्टा जी नॉट बराबर क्या है, इसको जीरो रख दीजिए, ये सारी चीजें इधर लेके आइए, माइनस में हो जाएगा 2.303 आरटी, और लॉग क्या हो जाता है, केसी। ये एक फॉर्मूला पा जाते हैं, और मैं आपको इस फॉर्मूले को इसलिए यहां बता देता हूं क्योंकि एक या दो न्यूमेरिकल आपका यहां पर इस पर भी है, एनसीईआरटी में एक या दो न्यूमेरिकल इस पर भी बेस्ड है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। डेल्टा जी इज इक्वल -2.303 आरटी लॉग केसी, और आप सबसे क्या किया गया है उस न्यूमेरिकल में, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दिया है, टी की वैल्यू दिया है, केसी निकालने की बात किया है, यानी आपको कहीं ना कहीं लॉग केसी है तो लॉग का भी थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। वहां एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे एक्सरसाइज में। अब हम इनके फॉर्मूले को कैसे डेरिवेट करते हैं तो मैं आपको उसको बता रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। ये जो डेल्टा जी नॉट है या डेल्टा जी है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंजिंग है, मैं इसके लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं। हम सभी लोगों को याद है कि कोई भी सिस्टम है, अगर मैं आपसे पूछूं सेल, जो हमने अभी पढ़ा कुछ दिन पहले, सेल क्या कर रहा है, सेल एक टाइप का वर्क कर रहा है। वो वर्क क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो एक टाइप का इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है। और यहां पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसे भी याद रखिएगा, क्या एक हमारे पास होता है यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, और आप याद रखिएगा अगर वर्क सिस्टम के द्वारा किया जाता है तो वो आपका इक्वल होगा डिक्रीजिंग ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी चेंजिंग। और अगर हम इनको लिखना चाहें तो हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है, ये जनरली यहां पे वर्क डन कैसा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। अगर हम सेल के मैटर में देखें तो सेल में एक टाइप का कैसा वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, तो हम इसे WE लिख सकते हैं, और ये बराबर हो सकता है डिक्रीजिंग ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी चेंजिंग, मतलब क्या है डेल्टा जी, और डिक्रीजिंग साइन को हम लगाने के लिए सामने क्या कर दे रहे हैं, माइनस। बात मेरी समझ पाए। और अब थोड़ा सा हम एक काम कर लेते हैं कि अगर हम इस वर्क डन के बारे में थोड़ा सा सोचें, ये वर्क डन आपका किसके बराबर होगा, तो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ये बराबर होता है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। और यहां पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल के जगह हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। E इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चार्ज क्या है, तो चार्ज आप सभी लोगों को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां पे आप क्या लिखेंगे, NF लिखेंगे, मतलब NFE लिखा जाता है। अब ये जो चार्ज आपके पास है, NF का मतलब क्या होता है, चार्ज बाय N फैराडे इलेक्ट्रॉन। मैं इसको भी और भी ज्यादा क्लियर कर रहा हूं, हम सभी लोगों को ये चीज पता है कि वी नो दैट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे चार्ज प्रेजेंट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, 1 फैराडे चार्ज होता है। तो आप बताइए जब सेल काम करता रहता है तो ये थोड़ी फिक्स होता है कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन आपका कोई दे रहा है या कितना मोल इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है, वहां वो फिक्स नहीं रहता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फॉर n मोल अगर इलेक्ट्रॉन है तो जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, n फैराडे चार्ज हो जाएगा। मतलब ये हम मान के चल रहे हैं वहां n फैराडे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, किसी के द्वारा दिए जा रहे हैं या किसी के द्वारा लिए जा रहे हैं। इसलिए जो आपके पास यहां हमने चार्ज की जगह रखा वो कितना रखा है, n फैराडे रखा है। और हमें पता है कि फैराडे चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है जो बराबर होती है 96500 कूलम्स। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक काम करिए, बिल्कुल जैसे वहां आपने देखा तो आप यहां पे लिख सकते हैं देन डेल्टा जी इज इक्वल माइनस में NFE हो गया।
तो इसी तरह से अगर मैं कंपेयर करके लिखूं तो डेल्टा जी नॉट आपकी क्या होगा, एन एफ क्या हो जाएगा, ई नॉट। अब यहां पे अगर हम ई की बात करें तो ई आपका क्या है, ई आपका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज ई? ई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। सही है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा ई नॉट क्या है, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। और मैं आपको बता दे रहा हूं पहले से, ये वैल्यू आपकी वेरिएबल रहेगी, ये वैल्यू आपकी वेरिएबल रहेगी, पर ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये प्रॉब्लम में क्या होगा, गिवन वैल्यू होगी। और आप कोई भी न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसका ए नॉट आपको क्या होगा, दिया रहेगा। लेकिन इस वैल्यू को हमको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तब आप पूरे इस चैप्टर में देखेंगे हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कैलकुलेट करना होगा। अब जो ये डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट है, इन सारी चीजों की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है। जरा देखिए, जब आप रखेंगे तो वहां पर आप सभी लोगों को क्या मिलेगा, डेल्टा जी की जगह देखिए ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, प्लस 2.303 RT और लॉग में क्या हो जाएगा। अब मैं Q की जगह अगर लिखना चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं, रिएक्टेंट, राइट। अब आप बताइए डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू रखिए तो आप सभी लोगों को मिलेगा एन एफ ई और यहां मिलेगा एन एफ ई नॉट प्लस 2.303 RT और लॉग में मिल जाएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इतनी बात समझ में? ये आप वैल्यू क्या करेंगे, पाते चले जाएंगे। अब आप यहां पे काम करिएगा, माइनस एनएफ से दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो आप बताइए क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल माइनस एनएफ से करेंगे तो यहां पर ई नॉट बचेगा, इस प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2.303 RT और एनएफ से डिवाइड कर रहे हैं, ये आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। और लॉग प्रोडक्ट बाय क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। ये जो आपके पास इक्वेशन मिल रहा है, हम सभी लोग इसी इक्वेशन को नष्ट इक्वेशन कहते हैं। ये जो आपको इक्वेशन अभी मिला हुआ है, हम इसी इक्वेशन को नष्ट इक्वेशन कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? नष्ट इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात और बता रहा हूं कि अगर हम सभी लोग यहां पर देखें तो ये ई क्या था, आपने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जिसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। अब हमारे सबके पास एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि आखिरकार वो स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती है। मैं आपको उस स्टैंडर्ड कंडीशन की बात बता दे रहा हूं और आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं यहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि अलग अलग चैप्टर के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे आपको याद हो गैस, एक गैसियस स्टेट एक चैप्टर था, वहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन थी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी थी। बिल्कुल वैसे ही आप बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरे चैप्टर के लिए कौन कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, ध्यान दीजिए। जैसे पहला, अगर कोई आयन और उसको अगर बिग ब्रैकेट में रखा गया, समझ सकते हैं वो क्या चीज शो करता है, वो शो करता है मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। और वो मोलर कंसंट्रेशन आप कितना मान के चलते हैं, 1 मोलर। कितना मान के चलते हैं, 1 मोलर। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर कोई गैस है तो गैस के लिए क्या होता है, प्रेशर होता है। गैस के लिए क्या होता है, प्रेशर होता है। और उस प्रेशर के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन 1 बार भी लिखा जाता है। आजकल तो 1 बार लिखा जा रहा है ना, तो पहले आप 1 ATM भी लिख सकते थे। तीसरी बात, अगर हम स्टैंडर्ड
टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करते हैं तो मुझे पता है कि टेम्परेचर स्टैंडर्ड वाला हमेशा कितना माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस जो केल्विन में होता है 298 केल्विन। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपके स्टैंडर्ड है। और एक 4th कंडीशन में और आपको बता दे रहा हूं कि फॉर प्योर सब्सटेंस, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में इसकी थोड़ी सी चर्चा किया था। प्योर सब्सटेंस के लिए चाहे वो सॉलिड होगा चाहे वो लिक्विड होगा, उसके लिए जो कंसंट्रेशन रहेगा सॉलिड फेज में या लिक्विड फेज में, जो कंसंट्रेशन रहेगा आप उसे कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे इस पूरे चैप्टर। यानी जैसे मेटल है तो मेटल का कंसंट्रेशन आपको कितना मानना है, 1 मानना है अगर वो प्योर सिचुएशन में है तो। ठीक है, अच्छा, अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, स्टैंडर्ड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा याद हो, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं आएगा क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए 0.0821 मानी जाती है। यूनिट क्या होती है, यूनिट अगर आप ध्यान दिए होंगे तो एटीएम, लीटर पर मोल केल्विन होती है। ये अगर हम रख दें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब कुछ हम फॉर्मूले में चेंजिंग ला रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। आर की वैल्यू ये रखते हैं, टी के जगह हम स्टैंडर्ड कंडीशन रखते हैं, फैराडे के जगह हम क्या करते हैं 96500 कूलम रख देते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए ये आपके पास जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है 2.303, आरटी, आर के जगह हम क्या लिखेंगे 0.0821, टी की जगह क्या लिखेंगे 298 इज डिवाइडेड बाय एन, फैराडे की जगह क्या लिखेंगे 96500। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 0.059 बाई एन। मतलब ये है कि इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस पूरे के जगह आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 0.059 बाई एन लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो बताइए आप सभी लोगों को क्या इक्वेशन मिलने वाला होगा। आप सभी लोगों को इक्वेशन मिलेगा E इज इक्वल E0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्ट। हम इस इक्वेशन को कहते हैं नष्ट का सिंपलेस्ट इक्वेशन। ये आपके पास नष्ट इक्वेशन है और ये सिंपलेस्ट नष्ट इक्वेशन है। यहां पर यस फॉर क्या है, सिंपलेस्ट, मतलब हमने क्या किया है यहां एकदम नष्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर चुका है। ठीक है, अच्छा अब एक छोटी सी बात आपको मैं बताऊं, ये जो 0.059 है वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा था, टी पर, या इन सब ध्यान दीजिएगा। और अगर हम देखें 25 डिग्री सेल्सियस कितना मिलता है, अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे यहां 0.059 के जगह आप 6 लिख देंगे, 35 डिग्री बढ़ा देंगे 0.061 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इस बात को भी आप थोड़ा सा समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब आप ये बताइए, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा यहाँ पे और बात कर लेता हूँ, एक ग्राफ की बात मैं करता हूँ। वो ग्राफ ये है कि अगर यहाँ पर देखो तो ये जो इक्वेशन मिला हुआ है, इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये y एक्सिस जैसा दिख रहा है, और मैंने कहा E नॉट आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका x एक्सिस और ये आपका क्या हो गया m, तो y इज इक्वल आपके पास क्या हो गया c माइनस mx। यानी अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे ये y इज इक्वल c माइनस किसके जैसा है, mx जैसा, x ये है, m ये है, c आपका ये है और y आपका ये। बात समझ पाए। और ये इक्वेशन आपका कैसा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये इक्वेशन आपका कैसा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। हम सभी लोग क्या करेंगे, जब ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर ग्राफ में क्या करेंगे, y एक्सिस पे e को रखा जाएगा, x एक्सिस पे लॉग में
प्रोडक्ट बाई क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। और जब ग्राफ बनाया जाएगा तो उस ग्राफ में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ बनेगा तो आप खुद बताओ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो इनकी वैल्यू मैं 0 कर देता हूं, ये पूरी वैल्यू अगर मान लीजिए 0 है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट। और अगर इनकी वैल्यू कुछ हो जाएगी तो ई नॉट में से उस वैल्यू को घटाएंगे तभी मिलेगा। मतलब ये है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये चीज क्या होगा, घटेगा। यानी आप खुद बोल सकते हैं कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही कंक्लूजन है P बाई आर। अगर ये इंक्रीज करता है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी एक वैल्यू होगी जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम, बात समझने की कोशिश करिएगा, एक वैल्यू होगी जो सबसे ज्यादा। वो वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी, जब ये वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और इस वैल्यू को हम किससे शो करेंगे, ई नॉट से शो करेंगे। और उसके बाद ये वैल्यू धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू कम होती चली जाएगी। आप बुक में देखेंगे तो ऐसा भी ग्राफ बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही ग्राफ इनके बीच में मिलता है। ये आपका जो ग्राफ मिला हुआ है ये ग्राफ बताता है कि आखिरकार इसमें से ये आपके पास log p बाई आर है, ये इन पर ये कैसे डिपेंड करता है। और अगर आप सभी लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे स्लोप वगैरह दे दिया तो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, स्लोप भी बना के दे सकता है। ये आपका अगर थीटा एंगल है तो हमें पता है जो स्लोप हमारे पास होता है जिसे हम tan थीटा कहते हैं, वो बराबर यहाँ से कंपेयर करिए तो 0.059 बाई क्या है, n है। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस फॉर्मूले से कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ थीटा दे दिया गया, तो जब थीटा दे दिया तो tan थीटा निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो वैल्यू n है इसको निकालने के लिए यहाँ पे स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम n की बात करते हैं तो थोड़ा सा n पर भी चर्चा कर लेते हैं। आखिरकार n आपका है क्या। मैं आपसे अगर पूछूं n आपके पास क्या है तो आप ध्यान दीजिएगा, n आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड वाला भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस वाला भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन वाला भी हो सकता है। ये तीन वर्ड आप यूज करेंगे n के रिस्पेक्ट में। ट्रांसफर्ड वाला यूज आप तब करेंगे जब आप पूरे कंप्लीट सेल की बात करेंगे। लॉस वाला वर्ड तब यूज करेंगे जब आप एनोड हाफ सेल की बात कर रहे हैं। और गेन वाला वर्ड तब यूज करेंगे जब आप कैथोड हाफ सेल की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करिएगा। और हमने आपको क्या बताया, नस्ट इक्वेशन बताया, ठीक है। अब आज छोटा सा है नस्ट इक्वेशन जब हमने देखा तो हमने जो हेडिंग डाला था कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, मैं दिखा रहा हूं। आपने इक्वेशन देखा E इज इक्वल क्या मिला है, E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF, और लॉग में क्या था, प्रोडक्ट बाई क्या था, रिएक्टेंट। ये जो है कंसंट्रेशन जैसा शो कर रहा है और ये आपके पास टेम्परेचर है ही, और ये आपके पास इलेक्ट्रोड क्या है, पोटेंशियल है। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमको एक ऐसा इक्वेशन मिला हुआ है जहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर और किस पे, कंसंट्रेशन पे। और ऐसा इक्वेशन हमारा क्या कहलाया था, नस्ट इक्वेशन कहलाया। जब हमने नस्ट इक्वेशन बना लिया, हम इसका यूज कहां करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो आप सबसे पहले एक छोटी सी लाइन में लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन अगर हम ध्यान देंगे तो आप बोलेंगे नस्ट इक्वेशन अप्लाइड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, पर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, चाहे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी सेल का होगा, चाहे वो किसी AHC एनोड हाफ सेल का होगा,
या किसी कैथोड हाफ सेल का होगा, मतलब किसी भी टाइप का सेल रहेगा, चाहे हाफ सेल हो चाहे कंप्लीट सेल हो, उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की बात करें। ठीक है, और आप याद रखेंगे, छोटी सी एक लास्ट यहीं पे चर्चा मैं कर ले रहा हूं कि हम सभी लोगों को याद रहे कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले, मैं इसको आगे चल के किसी वीडियो में फिर से बताऊंगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक छोटा सा वर्ड होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम SEP कहते हैं। जैसे आपने कहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो वैसे ही ऑक्सीडेशन की वजह से तो SOP और रिडक्शन की वजह से क्या होगा, SRP। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन के रेस्पेक्ट में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आप सभी लोगों को हमने क्या बताया, नस्ट इक्वेशन, उसको हम कैसे डेरिवेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप याद रखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स नस्ट इक्वेशन से लग जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बस आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको विद इन फ्यू मिनट आपको मैं जवाब दूंगा। और एक बात याद रखिएगा, जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उससे फायदा और भी बच्चों को होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में ऑनलाइन के सिवा ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है। थैंक यू।